समदरिया क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रक्त के संगठन और क्यों जरूरी है और क्यों इसका कोई विकल्प नहीं है केवल रक्त आदान या ब्लड डोनेशन को छोड़ के। बहुत बार लोगों की दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाने से मौत हो जाती है, तो जरूरत पड़ती है कि हम और आप जागरूक हों और जाने उन सारी बातों को बारीकी से, जिससे कि हम कभी भी जरूरत पड़ने में किसी को अपना खून देने में बिल्कुल कतराए नहीं। तो हम चर्चा करेंगे खून के संगठन की। ब्लड में एक हिस्सा होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, इनको हम ब्लड सेल बोलते हैं। ब्लड सेल, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। पूरे अगर खून के संगठन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो प्लाज्मा 55% होता है। 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड सेल। अब जो खून है हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पौधों के लिए पानी जरूरी है। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे शरीर में अगर ऊर्जा है, हम बात कर पा रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, हम आपसे इस मुद्दे पे चर्चा कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह है खून में घुली हुई ग्लूकोज, जो हमें काम करने की ताकत देती है, ऊर्जा देती है। साथ ही साथ खून में घुला वो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के तमाम अंगों तक ऑक्सीजन ले जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत हर अंग, हर कोशिका, हर ऊतक को होती है। साथ ही साथ श्वसन के दौरान बनने वाला हानिकारक उत्पाद, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, उसको भी बाहर निकालने का एक तरीका खून होता है। खून में घुल के फेफड़ों तक पहुंचता है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकल जाता है। खून प्लाज्मा 55%, थोड़ा सा ये तरल होता है और हल्का सा ये पीला रंग लिया हुआ होता है। प्लाज्मा में बहुत सारी जरूरी चीजें घुली होती हैं, कुछ दवाई हो गई, हार्मोन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्लाज्मा। अगर हम किसी को देते हैं तो इसकी भरपाई 24 से 36 घंटे में शरीर अपने आप कर लेता है। ब्लड सेल्स की बात करें तो मुख्य तौर से इसमें हम 3 ब्लड सेल्स को समझते हैं। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, ये खून का लाल रंग वाली कणिकाएं होती हैं। आमतौर से हीमोग्लोबिन इसमें शामिल होता है। और अगर हम बात करें इनके जीवन काल की, अर्थात रेड ब्लड सेल कितने दिनों तक शरीर में बना रहता है, तो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स की उम्र होती है 120 दिन। 120 दिन बाद पुराना वाला आरबीसी नष्ट होता है, उसके जगह नए नए आरबीसी बनते जाते हैं। मतलब ये काम लगातार चलता रहता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हम देखेंगे कि इसका जो जीवन काल है मात्र 4 दिन का होता है। बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आंतरिक भागों की सुरक्षा पुलिस करती है या बॉर्डर एरिया की सुरक्षा हमारी आर्मी या सेना करती है, वैसे हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस प्रवेश कर जाता है तो उसके लिए ये पुलिस फोर्स का काम करती है, उसको रोकने टोकने का भी काम करती है। इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन अचानक अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो ये इस बात की ओर इशारा होता है कि शरीर में किसी अजनबी ने प्रवेश कर लिया। अजनबी से मतलब मेरा है कि कोई पैथोजन, कोई रोगाणु जनक जो है, कोई भी वजह जो जिससे कि अगर हम मान लें कि वायरस है
बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो अगर हम इन्हें बोले रोगाणुजनक कोई भी वजह शरीर में मौजूद है तो ये अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। कौन? WBC। इनकी सामान्य जो है 7,000 से 11,000 तक काउंटिंग होती है सामान्य व्यक्ति में, जिसमें कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं किया, कोई इन्फेक्शन नहीं। इन्फेक्शन होते ही उसकी संख्या लगातार बढ़ती है। तो अगर जब भी CBC कराएं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो कंप्लीट ब्लड काउंट में एक हिस्सा होता है WBC का भी। वहां अगर अचानक 11,000 के ऊपर बढ़ा हुआ मिले 15, 18, 20, तो इस बात की ओर स्पष्ट इशारा है कि शरीर में किसी न किसी रोगाणु ने प्रवेश कर लिया है, शरीर के किसी अंग में इन्फेक्शन पनप रहा है। फिर बाद में डॉक्टर उस आधार पर अपनी रणनीतियां तय करते हैं कि किस प्रकार से हम संबंधित बीमारी की वजह पे काम करें। अगला है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स तस्तरी नुमा होता है, कुछ यूं कहे, इस वजह से इसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी व्यक्ति को डेंगू हुआ और उसका जो ब्लड काउंट है, किसका? ब्लड प्लेट्स का जो काउंट है वो गिर गया। आमतौर से 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। लेकिन डेंगू जो कि एक मच्छर द्वारा होता है, बारिश के मौसम में बड़ा आम है ये बीमारी। एडिस इजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से हो जाता है डेंगू। डेंगू आमतौर से जो उसके वायरस हैं वो हमला करते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो शरीर का वो हिस्सा होता है जहां हड्डियों की गुहा में बनाया जाता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो इससे प्लेटलेट्स बड़ी तेजी से नीचे गिरते हैं, काउंट उसकी कम होती है। और जब काउंट उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड के लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनल अंगों में खून के रिसाव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर सावधानी न बरती जाए तो कई बार रोगी की मौत भी हो जाती है। अब अगर इसमें हम देखें तो ये ब्लड प्लेटलेट से इसका एक काम और होता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो जो खून निकलता है, खून निकलने को रोकने के लिए ये उस जगह पे आके इकट्ठा होती हैं, अर्थात चोट लगे हुए जगह पे ये प्लेटलेट्स इकट्ठा होती हैं और एक जालीनुमा संरचना बनाती हैं जिससे खून का रिसाव धीरे धीरे बंद हो जाता है। हम कहते हैं कि थक्का बन गया। ब्लड प्लेटलेट्स की थोड़ी सी भी मात्रा जो है इंसान को जीवन दान देती है और जैसा कि हमने कहा कि 24 से 36 घंटे में शरीर इसकी भरपाई कर लेता है। कोई व्यक्ति जो है साल भर में तकरीबन 24 बार ब्लड प्लेटलेट्स का दान कर सकता है, दे सकता है। खून का दान महादान माना जाता है क्योंकि ये किसी भी फैक्ट्री या किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। खून का विकल्प कुछ नहीं है, इसलिए खून के डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जब तक सरकारें और दूसरे NGO संगठन प्रचार प्रसार करते रहते हैं, साथ ही आम लोगों को जागरूक भी करते हैं। क्योंकि खून देने से जुड़ी हुई कई मिथ है, कई भ्रांतियां हैं, जैसे कि खून देने से इंसान कमजोर हो जाता है, जबकि बात इससे बिल्कुल उलट है। अगर हम नियमित तौर से खून दे, अब सवाल उठता है कि नियमित तौर से मतलब क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है, 18 वर्ष जिसने पूरी कर ली, 60 साल और अभी तो मेडिकल साइंस 65 साल तक भी उम्र को रिकमेंड करता, अगर व्यक्ति तंदुरुस्त है, नहीं तो 18 से 60 साल तक के व्यक्ति के द्वारा खून देना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हर 3 महीने में एक बार वो खून दे सकता है। शर्त इतनी है कि उसके शरीर का वजन 45 किलोग्राम से कम न हो, उसके ऊपर हो। उससे कम अगर है तो फिर ब्लड नहीं दे सकता वो व्यक्ति। तो इस प्रकार से अगर 3 महीने में एक बार वो 350 ml से 450 ml करीब वो ब्लड डोनेशन करता है तो साल में वो लगभग 4 बार खून दे सकता है। खून देने से क्या होगा, खून में आयरन की थोड़ी सी मात्रा भी कम होगी, खून का जो गाढ़ापन है वो भी कम होगा, तेजी से जो है सारे अंगों में खून प्रवाहित होगा और व्यक्ति का मोटापा भी कम करने में मदद करता है। पूरी तरह मोटापा रोक देगा ऐसा नहीं है, लेकिन मददगार साबित होता है। नए ब्लड कार्पल्स, नए ब्लड सेल्स भी बनते हैं।
अब यहाँ पे खून दे कौन नहीं सकता है, तो खून वो व्यक्ति नहीं दे सकता है जो 18 वर्ष से कम है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या जिसका वजन 45 किलोग्राम से कम है। गंभीर बीमारियों से अगर मैं बात करूं, बताना चाहूं कि क्या तात्पर्य है, क्या है गंभीर बीमारियां, तो जैसे किसी को HIV एड्स है या फिर हेपेटाइटिस बी और सी है जो कि लीवर की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी, अगर ये बीमारी है तो भी वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। उसे HIV एड्स है तो भी डोनेट नहीं कर सकता है। कैंसर है, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो 24 घंटे तक वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये कुछ इसमें सीमाएं हैं कि कौन ब्लड डोनेशन कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और कौन डोनेट नहीं कर सकता है। तो जैसा मैंने कहा, रक्तदान महादान, तो हम सभी संकल्प लें कि जब भी जरूरत पड़े तो खुले दिल से बिना किसी झिझक के हम अपने खून का दान जरूर दें। हमारा खून अगर किसी की जीवन बचाने में काम आए तो यकीन मानिए बड़ी खुशी होती है। मैंने भी कई बार ब्लड दिया है, तो इसमें ऐसा कोई मिथ नहीं होना चाहिए। अब अगर हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे खून के कितने प्रकार होते हैं, कितने इसके ग्रुप्स होते हैं। तो आप सभी को पता है खून के 4 ग्रुप्स हैं। कौन कौन है? कौन कौन है? ए, खून के 4 प्रकार पे हम चर्चा करेंगे। खून के 4 प्रकार हैं, ए, बी, फिर AB और O। मुख्य रूप से जो खून है वो 4 प्रकार का होता है, ए, बी, AB और O। अगर इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव में रखें तो A+, A नेगेटिव और A- आप बोल सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या इन चारों ग्रुप में कोई एक ऐसा ग्रुप है जो सभी को खून दे सकता है? तो सभी को खून देना, अचानक देना है O नेगेटिव। O नेगेटिव ग्रुप वाला व्यक्ति सभी अन्य ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है। और ऐसा कोई ग्रुप जो सभी का खून ले सकता है? AB पॉजिटिव। O नेगेटिव वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। और AB पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सभी का खून ले सकता है। तो ये इसके ब्लड की खोज किसने की? इन समूहों की चर्चा कर रहा हूं। लैंड स्टीनर ने कब किया इनकी खोज? 1901 में। लैंड स्टीनर ने 1901 में बताया इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में। हालांकि रगों में खून बहता कैसे है इसकी बारे में जानकारी 17वीं शताब्दी में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। मैं बात कर रहा हूं खून के इन ग्रुप्स की। विलियम हार्वे की अलग कहानी है, लैंड स्टीनर जो कि ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे उनकी एक अलग कहानी है। तो हम लोगों ने देखा कि खून किस प्रकार से बहुत जरूरी है और कौन व्यक्ति खून दे सकता है, कौन से ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और किस व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, और खून का संगठन क्या क्या है, WBC अचानक क्यों बढ़ने लगता है, आदि आदि वजहों को जानने की कोशिश की। आमतौर में परीक्षाओं में इनसे जुड़े इसी प्रकार के साधारण सवाल आते हैं। विज्ञान के ऊपर ज्यादा कठिन या ज्यादा गहराई से सवाल आमतौर से परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। उस बात को हम लोगों ने बखूबी कवर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा।